नमस्कार और द डीप डाइव में आज आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षकों से जुड़े एक बेहद महत्वपूर्ण और कहना चाहिए संवेदनशील मुद्दे पर गहरी चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ। ये वो शिक्षक हैं जिनके लिए आने वाला 28 अक्टूबर सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि उनके भविष्य, उनकी पहचान और उनके सम्मान से जुड़ा एक शायद एक निर्णायक दिन है। सब्सक्राइब करो ना, जाओ अभी सब्सक्राइब करो चैनल को। यहाँ पर आपको जिस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए आपको पहले मिलेगी। बस आपका काम ये है कि भाई टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन में कर दिया करो, ठीक है? तो जाओ वीडियो को देखो, जाकर के मजा आ जाएगा। तो चलो यार अपनी इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। लव यू ऑल। परीक्षा यानी टेट, हाँ, उसकी अनिवार्यता को लेकर उठे एक बहुत ही पेचीदा सवाल पर केंद्रित है। मुद्दा क्या है असल? मुद्दा यह है कि क्या उन शिक्षकों को भी टेट पास करना जरूरी होगा जिनकी नियुक्ति साल 2010 में हुई थी, मतलब जब ये नीति लागू हुई उससे भी पहले। अच्छा, तो 2010 से पहले वालों के लिए सवाल। लिया। और ये सवाल कानूनी दांव-पेंच और मानवीय संवेदनाओं के बीच फंसा हुआ है। इसके नतीजे बहुत दूर तक जा सकते हैं। तो आज की हमारी ये चर्चा इसी पर रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे के दोनों पहलू समझें। पहले तो वो शिक्षक जो याचिका करता है, उनके तर्क, उनकी भावनाएं, उनके अनुभव का क्या महत्व है, वो क्यों मानते हैं कि ये नियम उन पर लागू करना ठीक नहीं है। हाँ, उनका पक्ष जानना बहुत जरूरी है। और फिर हम उन कानूनी वजहों और तर्कों पर भी नजर डालेंगे जिनके आधार पर शायद अदालत टेट की अनिवार्यता को सबके लिए जरूरी ठहरा दे। इसमें वो शिक्षा की गुणवत्ता वाला एंगल भी है ना? बिल्कुल। और आखिर में 28 अक्टूबर की सुनवाई के क्या नतीजे हो सकते हैं और उसका उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि इसमें कानूनी बारीकियों के साथ साथ एक गहरा मानवीय पहलू भी जुड़ा है। दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं उन शिक्षकों के पक्ष से जिनकी याचिका पर यह पूरी सुनवाई टिकी है। उनका सबसे बुनियादी, सबसे मुख्य तर्क क्या है? देखिए, उनका मुख्य तर्क बहुत ही सीधा और तार्किक लगता है। उनका कहना है कि भाई हमारी नियुक्ति उस समय हुई थी जब टेट की नीति या अनिवार्यता का कोई मतलब ही नहीं था, कोई वजूद ही नहीं था। अच्छा, ये नीति आई कब? ये नीति आई 2010 में। तो ऐसे में एक बाद में बने नियम को उन पर लागू करना, जिसे कानूनी भाषा में कहते हैं पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करना। पूर्वव्यापी प्रभाव मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट? जी हाँ, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो उनका कहना है कि ये उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। जैसे एक स्रोत में साफ कहा गया है, 2010 से पहले के शिक्षकों पर टीईटी लागू करना नाइंसाफी है, क्योंकि उस वक्त टीईटी की नीति ही नहीं थी। वो बस यही पूछ रहे हैं कि जिस नियम के तहत हमारी नियुक्ति हुई ही नहीं, उस नियम के आधार पर हमारी योग्यता पर आज सवाल कैसे उठाया जा सकता है। ये बात तो हाँ काफी वजनदार लगती है। कोई भी सोचेगा कि भाई खेल के नियम अगर बीच में बदल गए तो पुराने खिलाड़ियों को नए नियमों से क्यों परखा जाए? बिल्कुल। और इन शिक्षकों के पास सिर्फ नियुक्ति पत्र नहीं है, उनके पास तो सालों का तजुर्बा भी है। इस अनुभव को लेकर उनका क्या कहना है? यही उनका दूसरा और शायद सबसे भावनात्मक बिंदु है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई दशक, सोचिए 15 साल, 20 साल, शायद उससे भी ज्यादा, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने में लगा दिए हैं। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने न जाने कितनी पीढ़ियों को क्या कहते हैं अक्षर ज्ञान कराया है। उनका तर्क है कि भाई हमारा ये लंबा अनुभव, हमारा समर्पण शिक्षा में, हमारा जो योगदान है, उसे सिर्फ इसलिए कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं कि एक नई परीक्षा आ गई है। सही बात है। एक स्रोत में एक शिक्षक की भावना कुछ इस तरह से बताई गई है, हम तो वो पीढ़ी हैं जिन्होंने चौक से बच्चों के सपने लिखे, अब हमें फिर से परीक्षा देनी पड़े, ये कैसा न्याय। उनके लिए इतने सालों की सेवा के बाद फिर से अपनी योग्यता साबित करने के लिए परीक्षा देना, ये न सिर्फ अव्यावहारिक है बल्कि उनके पेशेवर सम्मान पर, उनके अनुभव पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाने जैसा है। समझा जा सकता है। इस स्थिति ने शिक्षकों के मन में कैसी उथल-पुथल मचा दी होगी। जाहिर है चिंता होगी, अनिश्चितता होगी, शायद डर भी होगा। उनकी भावनाएं इस समय कैसी हैं? कैसा महसूस कर रहे हैं वो? भावनाएं तो बहुत तीव्र हैं और मिली-जुली भी। चिंता और भविष्य को लेकर अनिश्चितता वो तो सबसे ऊपर है। उन्हें डर है कि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके हक में नहीं आया
तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। हाँ, ये तो सबसे बड़ा डर होगा। या कम से कम उनकी इतने सालों की जो सेवा है, जो प्रतिष्ठा है, उस पर एक दाग लग जाएगा। जैसा कि कुछ शिक्षकों ने सीधे तौर पर कहा है, और ये बात हमारे स्रोतों में भी है, अगर हमें फिर से टीएड देना पड़ा तो हमारी पूरी सेवा पर सवाल खड़ा हो जाएगा। ये सिर्फ नौकरी जाने का डर नहीं है, ये उनकी पहचान, उनके सम्मान से जुड़ा मसला है। एक स्रोत ये भी बताता है कि दिल्ली में जंतर मंतर पर जब विरोध प्रदर्शन हुआ था तो कुछ बुजुर्ग शिक्षकों ने बैनर पकड़ रखे थे जिन पर लिखा था, हम शिक्षक हैं, अपराधी नहीं। हम शिक्षक हैं, अपराधी नहीं। ये तो बहुत मार्मिक है। जी, ये वाक्य उनकी गहरी पीड़ा और एक तरह की बेबसी को दिखाता है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? क्या सभी प्रभावित शिक्षक बिल्कुल एक ही तरह से सोच रहे हैं, या इसमें कुछ फर्क भी है? जैसे जो बहुत पुराने शिक्षक हैं और जो शायद थोड़े नए हैं, उनके बीच चिंता तो लगभग सबकी एक जैसी ही है, लेकिन हाँ, अभिव्यक्तियों में और शायद कुछ हद तक नजरिए में फर्क जरूर है। जो शिक्षक दशकों से पढ़ा रहे हैं, जिनकी रिटायरमेंट करीब है, उनमें गुस्सा और हताशा ज्यादा दिखती है। अच्छा। एक स्रोत में एक वरिष्ठ अध्यापक का दर्द कुछ यूं बयान किया गया है, हम तो 20 साल से पढ़ा रहे हैं, अब इस उम्र में हमें क्या खुद की योग्यता साबित करनी पड़ेगी? क्या हमारा इतने साल का काम कोई मायने नहीं रखता? उनका दर्द, उनकी थकान साफ महसूस होती है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जो शायद 2010 से कुछ ही साल पहले नियुक्त हुए थे। वो मानते हैं कि भाई नई नीति शायद नई शिक्षकों के लिए ठीक हो, लेकिन इससे पुराने कर्मचारियों पर थोपना ये अन्याय है। हाँ, ये बात भी सही है। तो ये मुद्दा सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहा, अब ये एक सामूहिक चिंता बन गया है। सोशल मीडिया पर भी आप देखें तो #JusticeForTeachers और #TET-Exemption2025 जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। ये दिखाता है कि ये मुद्दा कितना फैल चुका है और शिक्षक समुदाय इसे लेकर कितना एकजुट और मुखर है। और अगर खुदा न खास्ता फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? आपने चिंता और डर का जिक्र तो किया, लेकिन इसके असल प्रभाव क्या हो सकते हैं? देखिए, परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं और शिक्षकों में इसे लेकर गहरी हताशा है, इसमें कोई शक नहीं। कुछ शिक्षकों की बातों से जो हमारे स्रोतों में दर्ज है, ऐसा लगता है कि एक नकारात्मक फैसला उनकी जिंदगी को पूरी तरह से झकझोर कर रख देगा। ये सिर्फ आर्थिक असुरक्षा का मामला नहीं है, ये उनके आत्मसम्मान और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा से भी जुड़ा हुआ है। एक स्रोत में एक शिक्षक की बेहद मार्मिक टिप्पणी है जो इस मुद्दे की गंभीरता को दिखाती है। अगर ये फैसला हमारे खिलाफ गया तो इस दिवाली हम अपने घर रोशनी नहीं जलाएंगे। अरे बाप रे। हाँ, ये दिखाता है कि ये उनके लिए सिर्फ एक नौकरी का सवाल नहीं है, बल्कि उनके पूरे वजूद का, उनके भविष्य का, उनके परिवार की खुशियों का सवाल बन गया है। उनकी आंखों में डर साफ दिखता है, लेकिन इसके साथ ही कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर एक भरोसा भी है, एक उम्मीद भी है कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा। हाँ, उम्मीद तो होगी। जैसा कि एक और शिक्षक ने कहा, हमें भरोसा है कि न्याय मिलेगा, क्योंकि शिक्षा देना कभी अपराध नहीं हो सकता। ये विरोधाभास, डर और उम्मीद उनकी मौजूदा मानसिक स्थिति को बिल्कुल साफ दिखाता है। ये वाकई की बहुत ही संवेदनशील मानवीय पहलू है। अच्छा, अब थोड़ा रुख बदलते हैं और कानूनी दृष्टिकोण पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, वहाँ इस मामले को किस तरह देखा जा रहा है? अदालत के सामने क्या मुख्य कानूनी बिंदु रखे जा रहे हैं? मामले की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकती हैं कि ये देश की सर्वोच्च अदालत में, और वो भी चीफ जस्टिस की बेंच के सामने विचाराधीन है। हाँ, ये तो बड़ी बात है। अदालत के अंदर वकीलों के बीच जोरदार कानूनी बहस चल रही है। एक तरफ राज्य सरकार या शिक्षा विभाग के वकील होंगे और शायद कुछ और पक्ष भी जो टेट की अनिवार्यता को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। उनका तर्क क्या हो सकता है? उनका तर्क संभवतः ये होगा कि देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम मतलब RT एक्ट, उसके तहत हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है और इसके लिए शिक्षकों की एक न्यूनतम योग्यता तय करना जरूरी है। टेट उसी मानक को स्थापित करता है। स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। हाँ, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। वो शायद ये भी तर्क दे रहे हैं कि ये नियम सब पर एक समान रूप से लागू होना चाहिए ताकि शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो। और दूसरी तरफ जो शिक्षक याचिका करता है, उनके वकील क्या कह रहे हैं? उनके वकील पूरी शिद्दत से इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि किसी भी नियम या कानून को सामान्यतः पूर्वव्यापी प्रभाव से मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं किया जा सकता।
खासकर तब जब इससे नागरिकों के अधिकार और उनकी आजीविका पर असर पड़ रहा हो। ठीक है। उनका तर्क है कि भाई इन शिक्षकों की नियुक्ति उस समय के नियमों के तहत पूरी तरह वैध थी। उन्हें बाद में बने नियम के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। वो शायद वैध अपेक्षा या लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन के सिद्धांत का भी हवाला दे रहे होंगे। वैध अपेक्षा वो क्या होता है? मतलब ये कि इन शिक्षकों को ये उम्मीद करने का एक वैध अधिकार था कि उनकी नौकरी की शर्तें वही रहेंगी जो उनकी नियुक्ति के समय थीं। उनमें बाद में इस तरह का बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये कानूनी बिंदु समझ आते हैं, लेकिन क्या अदालत के पास ऐसे तर्क हो सकते हैं जिनके आधार पर वो इन पुराने शिक्षकों के लिए भी टेट की अनिवार्यता को सही ठहरा दें? मतलब वो जो पूर्वव्यापी प्रभाव वाला तर्क है उसे दरकिनार करने की क्या वजह हो सकती है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और यहीं पर मामला और भी पेचीदा हो जाता है। देखिए, हमारे स्रोत सीधे तौर पर अदालत के संभावित तर्कों का तो खुलासा नहीं करते, लेकिन टेट नीति का जो मूल उद्देश्य है और शिक्षा के अधिकार का जो व्यापक संदर्भ है उसे समझना जरूरी है। बताइए। टेट का मुख्य मकसद क्या था? देश भर में स्कूली शिक्षकों के लिए एक न्यूनतम योग्यता मानक तय करना, ताकि बच्चों को जो शिक्षा मिल रही है उसकी गुणवत्ता सुधरे, वो सुनिश्चित हो सके। हाँ, क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल। तो अदालत इस बड़े लक्ष्य को, इस व्यापक जनहित को प्राथमिकता दे सकती है। अदालत ये मान सकती है कि बच्चों का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने का अधिकार सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। अच्छा। और इस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए ये जरूरी है कि क्लास में पढ़ाने वाला हर शिक्षक, चाहे उसकी नियुक्ति कभी भी हुई हो, एक न्यूनतम निर्धारित योग्यता रखता हो। तो मतलब क्वालिटी के नाम पर पुराने नियम को बदला जा सकता है? इस तर्क के तहत हाँ, मानकीकरण और शिक्षा की गुणवत्ता को व्यक्तिगत शिक्षकों की सेवा शर्तों या उनकी वैध अपेक्षाओं से ऊपर रखा जा सकता है, खासकर अगर इसे बड़े जनहित में माना जाए। हालांकि अदालत शायद बीच का कोई रास्ता निकालने की भी कोशिश कर सकती है, लेकिन ये गुणवत्ता वाला तर्क टेट अनिवार्यता के पक्ष में एक मजबूत आधार बन सकता है। चल रही हैं। अक्सर ऐसे बड़े मामलों में ऐसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। जब मामला इतना संवेदनशील हो और लाखों लोगों से जुड़ा हो तो अटकलों और अफवाहों का बाजार गर्म होना तो स्वाभाविक है। हाँ, क्या सुनने में आ रहा है? कहीं सुनने में आ रहा है कि शायद मामला और विस्तृत सुनवाई के लिए किसी बड़ी संवैधानिक बेंच को भेजा जा सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अदालत शायद राज्य सरकार से और सफाई या आंकड़े मांग सकती है, जिससे फैसला और टल जाए। अच्छा, तो फैसला टल भी सकता है। ये सब अटकलें हैं, लेकिन हमारे स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि इन अफवाहों पर ध्यान देने की बजाय इस बात को समझना ज्यादा जरूरी है कि 28 अक्टूबर की सुनवाई अपने आप में बेहद निर्णायक साबित हो सकती है। हो सकता है कि अदालत उसी दिन अपना रुख साफ कर दे या कम से कम फैसले की दिशा तय कर दे। इसलिए सबकी नजरें उसी तारीख पर टिकी हैं। तो अगर हम संभावित नतीजों की बात करें बिल्कुल सीधे सीधे, तो इस सुनवाई के बाद मुख्य रूप से क्या 2-3 बातें हो सकती हैं और उनके तात्कालिक परिणाम क्या होंगे? मोटे तौर पर देखें तो 2 मुख्य संभावनाएं उभर कर सामने आ रही हैं। पहली संभावना, जो याचिकाकर्ता शिक्षकों और उनके लाखों परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आएगी, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी दलीलों को मान ले और ये फैसला दे कि 2010 से पहले नियुक्त हुए शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता लागू नहीं होगी। अगर ऐसा होता है तो ये लाखों शिक्षकों के लिए, जैसा एक स्रोत ने कहा, सचमुच राहत की सांस होगी। हाँ, जाहिर है। उनकी नौकरी, उनका सम्मान सुरक्षित रहेगा और ये जो सालों से अनिश्चितता बनी हुई है वो खत्म हो जाएगी। और दूसरी संभावना? दूसरी संभावना इसके ठीक उलट है। अदालत ये मान सकती है कि नहीं, शिक्षा की गुणवत्ता और मानकीकरण के लिए टीईटी सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है, चाहे उनकी नियुक्ति कभी भी हुई हो। अगर ऐसा फैसला आता है तो ये उत्तर प्रदेश के शिक्षक समाज में एक बड़े भूचाल जैसा हो सकता है, जैसा कि एक स्रोत ने आशंका जताई है। भूचाल? इसका सीधा मतलब ये होगा कि इन हजारों शिक्षकों को, जिनमें कई बहुत वरिष्ठ और उम्रदराज शिक्षक भी शामिल हैं, अब टेट की परीक्षा पास करनी होगी इसी उम्र में। हाँ, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनकी नौकरी पर गंभीर खतरा मंडरा सकता है। स्रोत की भाषा में कहें तो उन्हें शायद ये संदेश मिलेगा, फिर से परीक्षा दो वरना नौकरी पर खतरा। अरे, ये स्थिति उनके लिए ना सिर्फ अपमानजनक होगी बल्कि व्यावहारिक रूप से भी सोचिए कितनी चुनौतीपूर्ण होगी। ये तो सचमुच एक धर्म संकट वाली स्थिति है।
एक तरफ दशकों का अनुभव और सेवा है, दूसरी तरफ एक मानकीकृत परीक्षा के जरिए गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दावा। ये तो वही बात हो गई, अनुभव बनाम मानकीकृत योग्यता। एक क्लासिक बहस। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये मामला इसी बुनियादी द्वंद्व को, इसी कश्मकश को उजागर करता है। शिक्षा जगत में ये बहस तो हमेशा से रही है कि भाई शिक्षक की प्रभावशीलता को, उसकी गुणवत्ता को कैसे मापा जाए। क्या सालों का अनुभव अपने आप में पर्याप्त है, या फिर समय समय पर मानकीकृत परीक्षाओं के जरिए योग्यता का आकलन जरूरी है? इस मामले में अदालत का जो भी फैसला आएगा वो इस बहस को एक नई दिशा दे सकता है, कम से कम भारत के संदर्भ में तो जरूर। और ये सिर्फ कोई किताबी या कानूनी बहस नहीं है। जैसा हमने पहले भी बात की, इसका सीधा और गहरा असर उन इंसानों पर पड़ रहा है जिनकी जिंदगी, जिनका करियर, जिनका भविष्य, सब कुछ इस फैसले पर टिका हुआ है। निश्चित रूप से ये मानवीय बनाम कानूनी प्रक्रिया का एक ज्वलंत उदाहरण है। देखिए, कानून और नियम व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि उन नियमों का जमीनी स्तर पर लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। सही बात है। क्या नियम इतने सख्त हो सकते हैं कि वे मानवीय संवेदनाओं और परिस्थितियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दें, या फिर मानवीय आधार पर नियमों में रियायत देना कहीं व्यवस्था के लिए एक गलत नजीर तो पेश नहीं कर देगा? अदालत को इसी महीन संतुलन को साधना होगा, जो कभी आसान नहीं होता। संतुलन साधना। और इस फैसले का दायरा क्या सिर्फ इन प्रभावित शिक्षकों तक ही सीमित रहेगा, या इसके कुछ और व्यापक दूरगामी प्रभाव भी हो सकते हैं? नहीं, इसका असर निश्चित रूप से इन शिक्षकों से कहीं ज्यादा व्यापक होगा। सबसे पहला और सीधा असर तो उत्तर प्रदेश की पूरी स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा। अब सोचिए, शिक्षकों का मनोबल वो किसी भी शिक्षा प्रणाली की रीढ़ होता है। हाँ, बिल्कुल। अगर फैसला शिक्षकों के खिलाफ जाता है तो इससे एक व्यापक हताशा और निराशा फैल सकती है, जिसका असर कक्षाओं में शिक्षण की गुणवत्ता पर भी पड़ सकता है। शिक्षकों में एक असुरक्षा की भावना बढ़ेगी। और अगर हक में आता है तो? अगर उन्हें छूट मिलती है तो ये उनके मनोबल को तो बढ़ाएगा, लेकिन फिर वो गुणवत्ता और मानकीकरण वाले सवाल उठ सकते हैं। इसके अलावा ये फैसला भविष्य के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कानूनी नजीर यानी प्रेसिडेंट स्थापित करेगा। किस तरह की नजीर? ये तय करेगा कि जब सरकारें नीतियां बदलती हैं तो उन नीतियों का पहले से काम कर रहे कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा और उनके हितों को कैसे संतुलित किया जाएगा। ये भविष्य में होने वाले नीतिगत बदलावों और कर्मचारियों के समायोजन के मामलों को सीधे सीधे प्रभावित कर सकता है। तो ये मामला काफी दूर तक असर डालेगा। चलिए, आज की इस विस्तृत चर्चा को अब समेटते हैं। हमने उत्तर प्रदेश के उन लाखों शिक्षकों की चिंताओं और दलीलों को समझा जो टेट की अनिवार्यता का सामना कर रहे हैं। जी, हमने उनके अनुभव के महत्व पर बात की, साथ ही हमने उन कानूनी तर्कों पर भी गौर किया जिनके आधार पर अदालत शायद टेट को जरूरी मान सकती है। और हमने 28 अक्टूबर की महत्वपूर्ण सुनवाई से जुड़ी उम्मीदों और आशंकाओं को भी टटोला। हाँ, हमने देखा कि ये मुद्दा कितना बहुआयामी है। इसमें कानून के सिद्धांत है, शिक्षा की गुणवत्ता का सवाल है, और सबसे बढ़कर हजारों शिक्षकों और उनके परिवारों की जिंदगी और उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। एक तरफ सालों का अनुभव और सेवा है, तो दूसरी तरफ एक समान मानक स्थापित करने की वैधानिक कोशिश। फैसला जो भी हो, उसका असर यकीनन गहरा होगा। और अंत में एक विचार जो शायद हमारे श्रोताओं को सोचने पर मजबूर करे। ये मामला सिर्फ योग्यता बनाम अनुभव की बहस या कानूनी वैधता का ही नहीं है। ये एक ज्यादा बुनियादी सवाल भी उठाता है। जब समाज और व्यवस्था के नियम बदलते हैं तो उन लोगों के साथ न्याय कैसे सुनिश्चित किया जाए जिनका जीवन, जिनका करियर, जिनकी पहचान पुरानी व्यवस्था के आधार पर बनी थी। बहुत अहम सवाल है ये। क्या प्रगति और बदलाव की कीमत हमेशा उन लोगों को चुकानी पड़ती है जो पहले से उस व्यवस्था का हिस्सा हैं? 28 अक्टूबर का फैसला, चाहे जो भी आए, आने वाले समय में शिक्षा, नीति निर्माण और व्यक्तिगत न्याय के बीच संतुलन साधने की हमारी समझ पर निश्चित रूप से एक गहरी छाप छोड़ेगा। ये वास्तव में एक विचारणीय प्रश्न है। नीतियां समय के साथ बदलती हैं और शायद बदलनी भी चाहिए, लेकिन इस बदलाव की प्रक्रिया में मानवीय चेहरे को, उन लोगों की आवाज को कैसे शामिल किया जाए जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, ये हमेशा एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। ये मामला हमें इसी चुनौती पर गंभीरता से सोचने के लिए विवश करता है।